हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे सेक्शन 6 से 13 तक कि हिंदू विधि में तलाक क्या होता है, मतलब जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। उसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे और एक एक सेक्शन पे अपना क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट। तो देखिए, हम पूरा देखते हैं। आज हमने पिछले वीडियो में हिंदू मैरिज एक्ट के जो सेक्शन 1 से लेकर और 5 तक पूरे अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट किया था। अब हम आज 6 से लेकर 13 तक की बात करेंगे कि 6 से लेकर 13 तक हिंदू मैरिज एक्ट में क्या क्या प्रोविज़न है और क्या क्या, जैसे जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है, डाइवोर्स क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है और वॉइड क्या होता है। मैरिज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 6 है वो निरस्त कर दिया गया, मतलब वो अब सेक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब 7 से बात करेंगे हम। हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, मतलब हिंदू विवाह के लिए जो भी वैलिडिट काम होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में बताएगा कि क्या क्या हिंदू विवाह के लिए काम होते हैं। उन सब चीज़ों के लिए देखिए, हिंदू विवाह उसके पक्षकारों में से किसी को भी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड के अनुसार अनुस्थापित किया जा सकेगा। मतलब जो भी उनके रूढ़ी है, मतलब कस्टम्स है, रिचुअल्स हैं, उन सब चीज़ों के हिसाब से ही उसको काम करेगा। जैसे हमने क्या है, जैसे हम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें जो पहले से ही नियम रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उसी के हिसाब से ही हम पढ़ते हैं, खुद का तो लॉ बनाते नहीं है। और क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट कर देता है। इसी तरीके से क्या होता है कि सभी की जो रिचुअल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, थोड़ी दूरी पे ही चेंज हो जाती हैं। तो उसी हिसाब से हम भी अपने हिसाब से अपनी कस्टम्स बनाते हैं। तो उसी हिसाब से इसमें लिखा गया है कि हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड। अब है इसमें सेकंड है जो, जहाँ की ऐसी रीति और कर्मकांड के अंतर्गत सप्तपदी क्या होती है कि जो अग्नि के समक्ष वर और वधू, मतलब जो हस्बैंड और वाइफ है वो 7 पद चलना, मतलब जो 7 फेरे बोलते हैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको सप्तपदी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। वहाँ विवाह पूर्ण और आबदकर तब होता है जब 7वां पद चल दिया जाता है। मतलब जब हिंदू विवाह होता है तब उसमें 7 फेरे मान्य होते हैं। ये हम अपने क्या बोलते हैं, अपने जो नॉर्मल वेज में है, जो सप्तपदी बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं नॉर्मल में 7 फेरे। नॉर्मल लैंग्वेज में हम यही बात करते हैं। अब सेक्शन 8 क्या बोलता है कि हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण, मतलब जो हिंदू मैरिज का जो सर्टिफिकेट बनता है हस्बैंड वाइफ का, उस चीज़ के बारे में बताया कि राज्य सरकार हिंदू विवाहों की सिद्धि को सुकर करने के प्रयोजन के लिए यह उद्बोधित करने वाले नियम बना सकेगी। किसी नियम का उल्लंघन करने वाले कोई व्यक्ति जुर्माने से जो कि 25 रुपये तक का हो सकेगा। मतलब जैसे कोई भी जो राज्य सरकार द्वारा नियम बनाया गया है उसका उल्लंघन करता है तो वो उसके लिए जुर्माना कितना है, 25 रुपीज़। अब धारा 9 की बात करते हैं कि धारा 9 में क्या कहा गया। इस धारा में कहा कि अदालत निम्नलिखित शर्तों के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक डिक्री दे सकती है। मतलब सेक्शन 9 क्या है, जो हमारे विवाह है उनकी पूरी स्थापना के लिए, मतलब मान लो इसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि क्या होता है कि जैसे हम तलाक के आधार पर पहुँच चुके हैं हस्बैंड वाइफ, तो क्या करेगा, कोर्ट एक बार प्रयास करता है कि ये मामला, ये जो मतलब ये जो मुद्दा चल रहा है, ये विवाद चल रहा है, ये टूटे ही ना और ये वापस अपने वैवाहिक बंधन में बंध जाएं। तो इसलिए पूरी स्थापना का नाम दिया गया सेक्शन 9 में। जब कोई भी पक्ष बिना कोई उचित कारण बताए दूसरे पति या पत्नी के समाज से हट गया हो, मतलब जो साथ रहते हैं वो उनसे हट गया हो, अदालत इस तथ्य से संतुष्ट है कि याचिका में दिए गए बयान सही हैं, कोई कानूनी आधार नहीं है जिस पर याचिका को अस्वीकार किया जाता हो। मतलब इसमें बताया गया कि डिक्री कब दे सकता है, क्योंकि जो सिविल मामले होते हैं उनमें डिक्री मिलती है। देखिए, केस आया श्रीमती सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा 1984। इसमें क्या बताया गया कि विवाह को एक ऐसा बंधन माना गया था जब पति और पत्नी दोनों को एक सामान्य जीवन साझा करना चाहिए, क्योंकि हिंदू विधि में विवाह को एक संस्कार माना गया है जहां वे सुख साझा करेंगे और दुखों में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। कि वो पूरी स्थापना के लिए कोर्ट ने यही कहा कि विवाह जो भी है वो एक दूसरे के सुख और दुख को बांटने के लिए है। जो धारा 9 है उसमें अपने जो वैवाहिक जो जीवन है उनका पूरी स्थापना के लिए या प्रत्यय स्थापना के लिए कौन याचिका दायर कर सकता है, पति या पत्नी में से कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत याचिका दायर कर सकता है।
जिस पक्ष को शादी में दूसरे व्यक्ति ने छोड़ दिया है, मतलब मान लो पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया या फिर पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो उसे इस धारा के तहत मामला दर्ज करना चाहिए कि क्या आधार है, क्यों छोड़ा, और वो अपने वैवाहिक जीवन के लिए प्रतिस्थापना के लिए एक बार कोशिश कर सकते हैं। याचिका उस व्यक्ति द्वारा दायर की जाती है जो दूसरे व्यक्ति को अपने दायित्वों को पूरा करने और अपनी शादी को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी शादी को फिर से स्थापित करना चाहता है। जैसे मैंने बताया था अभी कि कोई भी, या तो अगर पत्नी है तो वो अपने पति के खिलाफ, और पति है तो अपनी पत्नी के खिलाफ इसमें मामला या फिर याचिका दायर कर सकता है कि उसने क्यों मुझे छोड़ा, या फिर क्या आधार है, या फिर मैं अपनी शादी के बंधन में वापस जाना चाहती हूँ, उसको मजबूर करने के लिए, फिर से स्थापित करने के लिए इसमें याचिका दायर की जाती है। देखिए, भारतीय हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 की संवैधानिकता, मतलब इसमें देखो केस है टी सीरिया बनाम वेंकट सुब्बैया के मामले में न्यायालय ने यह कहा, धारा 9 में निहित दाम्पत्य जीवन की पूर्व स्थापना का उपचार एक जंगलीपन व बर्बरता से भरा है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है, इसमें बोला कि जो ये पूरी स्थापना है ये सही नहीं है, ये जो अनुच्छेद 21 की प्राण व ध्येयता का सिद्धांत, उसमें उल्लंघन है स्वतंत्रता का। फिर एक आया सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। इसने क्या कहा कि जो धारा 9 है वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हल नहीं करती है, उसमें ये बात कही गई। फिर एक केस और आया कि हरविंदर कौर बनाम सुदर्शन कुमार। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलएलबी में भी काम आते हैं और जो हमारी जुडिशरी है उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि संवैधानिकता इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए इसको। फिर देखिए ये केस था हरविंदर कौर और सुदर्शन कुमार का। इसमें आया कि दाम्पत्य संबंधों के पूरी स्थापना संबंधी उपचार विवाह के पक्षकारों को एक दूसरे के सन्निकट लाता है, ये आपसी मतभेद को दूर करने में सहायक होता है। ये धारा 9 के ऊपर आया। फिर ऐसे कई सारे केसेस आए, उसमें यही कहा गया कि जो वैवाहिक जीवन को अगर सुधार करना है तो धारा 9 का हम सहारा ले सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 10 देखते हैं, न्यायिक पृथक्करण मतलब जुडिशियल सेपरेशन। वह न्यायिक पृथक्करण क्या है, मतलब जुडिशियल सेपरेशन क्या है यह है तलाक का आधार बन सकता है, मतलब जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स हैं उसका क्या बन सकता है ये आधार, हाँ बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जब एक पक्षकार की इच्छा पर न्यायालय पृथक्करण की डिक्री पारित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, न्यायिक पृथक्करण, कि मैं इससे अलग रहना चाहता हूँ। तो ये क्या हो गया, जुडिशियल सेपरेशन, मतलब वो अपना सेपरेट हो गया, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अब है कि न्यायिक पृथक्करण क्या है, इसके बारे में जैसे बात की हमने कि एक पक्ष की डिक्री पारित हो जाती है, ऐसा न्याय निर्णय के बाद पति पत्नी अलग अलग रहने लगते हैं। वे न्यायिक पृथक्करण तलाक मतलब विवाह विच्छेद नहीं होता, लेकिन न्यायिक पृथक्करण का तलाक का आधार बन सकता है, क्योंकि जब 1 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है तो वो तलाक का आधार तो वैसे ही बन जाता है अगर 1 वर्ष हो जाते हैं उनको अलग अलग रहते हुए। देखिए एक बार इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सेक्शन 10 का जुडिशियल सेपरेशन फॉर बोथ द स्पाउस दोज हु आर मैरिड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 दे कैन क्लेम द रिलीफ ऑफ जुडिशियल सेपरेशन बाय फिलिंग ए पिटिशन वंस द ऑर्डर इज पास दे आर नॉट बाउंड टू हैव कोहैबिटेशन। मतलब वही बात हुई कि जुडिशियल सेपरेशन दोनों स्पाउस में से कोई भी क्लेम कर सकता है रिलीफ, अगर जुडिशियल सेपरेशन की जब वो डिक्री पारित हो जाती है तो वो न्यायिक पृथक्करण कहलाता है। अब देखिए धारा 10 के अंतर्गत जो डिक्री प्राप्त करने के लिए पत्नी तथा पति को प्राप्त आधार निम्न है, मतलब जारता और क्रूरता, अभित्याग, धर्मांतरण, चित्त की अस्वस्थता, कुष्ठ रोग, व्रतिजन्य रोग, संसार का त्याग और प्रक्लिप्त मृत्यु मतलब प्रेज्यूम डेथ। इसके सारे मीनिंग लिखे गए हैं। अगर आप जुडिशियल सेपरेशन पे कोई स्पेशल क्लास चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए इसमें केवल पत्नी के भी आधार दे रखे हैं, वो तो दोनों के थे, अब ये केवल स्पेशली वाइफ के हैं, जैसे बाईगैमी है, रेप है, और क्या बोलते हैं ये जैसे नो रिज्यूम्शन ऑफ कोहेबिशन आफ्टर डिक्री और ऑर्डर मेंटेनेंस, ये आज्ञापति भरण पोषण के आदेश के पश्चात सहवास का प्रारंभ न होना, और ये व्यस्तता की विकल्प मतलब ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। इसमें क्या है कि जब कन्या का विवाह 15 वर्ष की आयु के पहले हो चुका हो तो उसके ऊपर है ये।
आता है वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज। वॉइड मीन्स शून्य, मतलब जो स्टार्टिंग से ही शून्य हो, और वॉइडेबल मैरिज मतलब जो शून्य करनी है, मतलब विवाह तो सही हुआ है, वैलिड हुआ है, पर वो बाद में जाके शून्य हो गई हो, ठीक है, वॉइडेबल हो गई हो। और जो वॉइड मैरिज है वो सेक्शन 11 में और वॉइडेबल सेक्शन 12 में है। सेक्शन 11 देखिए वॉइड मैरिज, इसमें क्या होता है, 3 बेसिस है वॉइड मैरिज के। क्या, जो सेक्शन 5 पढ़ा था ना हमने, याद कीजिए जो पिछली वीडियो में सेक्शन 5 पढ़ा था, उसमें क्या क्या था कि पहले कोई पति या पत्नी जिंदा नहीं होना चाहिए, मतलब बाइगैमी, मतलब द्विविवाह नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 4 में क्या था, सेपेंड रिलेशनशिप, मतलब सेपेंड नहीं होना चाहिए, मतलब नानी नाना इन मामा ऐसे शादी नहीं होनी चाहिए। और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जो 5 का 5 में 5 क्लोज था उसका। तो आप सेक्शन 5 रीड विथ सेक्शन 11, ठीक है, ऐसे ही आपको समझ में आएगा। सेक्शन 12 है शून्य कन्या विवाह, मतलब कोई विवाह इसे अधिनियम के प्रवर्त होने से पहले या बाद में अनुस्थापित किया गया हो। जब ये क्या है कि ये भूतलक्षी विधि है, मतलब जो पहले के हैं उन सब के ऊपर भी इफेक्ट डालेगी, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, प्रत्यार्थी की नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ हो, अगर विवाह धारा 5(2) में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन में है। 5(2) में मतलब जो सेक्शन पढ़ा था ना हमने 5, ये सेक्शन रीड विथ 12 करना है आपको। याचिका दाता की सम्मति, याचिका दाता के विवाह संरक्षक की सम्मति कपट द्वारा प्राप्त की गई है, और प्रत्युदात्री विवाह के समय याचिका दाता से भिन्न व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी, मतलब कि जो पहले शादी से पहले ही किसी और से अफेयर्स है या फिर प्रेगनेंसी हो गई, तो उस चीज़ के बारे में है, ठीक है। अब ये देखिए इनका क्या है, शून्य विवाह तथा शून्य कन्या विवाह, मतलब वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में बता रखा है। वॉइड और वॉइडेबल के डिफरेंसेस भी बता रखे हैं। अगर आप स्पेशली क्लास चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें हमें। अब आता है सेक्शन 13 और 13B। हमने 12 तक सेक्शन पूरे देखिए, हमने पूरे देख लिए। तो अब आता है सेक्शन 13, डाइवोर्स पिटीशन इज़ फिल्ड बाय वन पार्टी, मतलब ये क्या होता है, एक तरफा होता है। और जो 13B होता है ये दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होता है डिवोर्स। विवाह क्या होता है, एक विवाह क्या था, हिंदू मैरिज एक्ट में एक संस्कार था, हमने पढ़ा था कि हिंदू विवाह क्या है, तो एक संस्कार है जो कि, पर अब इनमें विवाह विच्छेद, मतलब विवाह में अलग अलग होने की बात कहाँ से आई, तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, कुछ ऐसे आधार हैं जहाँ पे अलग होने की बात आती है। जैसे अभी हमने 9 और 10 में पढ़ा कि आधार क्या है, तो वो आधार हम यहाँ जानेंगे कि पति या पत्नी में ऐसे क्या मतलब डिस्प्यूटेड होते हैं कि वे विवाह को खंडित करने के लिए सोच लेते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए सेक्शन 13 क्या है, विवाह विच्छेद, मतलब कोई भी विवाह कब मतलब वैलिड है और कब ये जो डाइवोर्स के जो बेसिस हैं ये कब तैयार होते हैं, इसे पूरा बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, और इसमें क्या है, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद क्या है उस चीज़ के बारे में भी बताया गया है। विवाह विच्छेद की कार्रवाई में प्रत्यर्थियों को वैकल्पिक अनुतोष क्या है उस चीज़ के बारे में पूरा बताया गया है। विवाह विच्छेद क्या तरीके से भी समझ